तो न्यूज ब्लास्ट में आज सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया का यूथ गेम्स का आज शाम 7:30 बजे शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अमित शाह पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेंगे। खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को माफ कीजिएगा शामिल किया गया है, जिसमें गतका, कलारी, पयट्टू, थांगता, मलखम्ब तथा योग शामिल है। इसमें गतका, कलारी, पयट्टू और थांगता पारंपरिक मार्शल आर्ट के फॉर्म्स हैं, जबकि मलखम्ब और योग फिटनेस से जुड़े हुए खेल हैं। 25 खेल के 8,500 खिलाड़ी, 1,866 पदक, 5 लोकल गेम्स भी इसमें शामिल होंगे और देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1,866 पदों के लिए खिलाड़ी मैदान में अपना दमखम दिखाएंगे। इसमें 545 स्वर्ण है, 545 रजत है और 776 कांस्य पदक शामिल है। 25 खेलों में 5 शहरों पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में ये आयोजित होंगे। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल परिसर में मुख्य आयोजन स्थल इसका रहेगा। मुख्य आयोजन स्थल यहां पर रहने वाला है, जहां पर करीब 7,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। तो देखिए, एक बड़ा आयोजन और अमित शाह आज 7:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब इसका शुभारंभ करेंगे। एक पारंपरिक टूर्नामेंट आज इसके साथ में आगाज इसका हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करने के लिए पंचकुला सेक्टर के 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस खेलों के अंतर्गत गतका, कलारी, पयट्टू, थांगता और मलखम्ब, साथ ही में योग भी इसमें शामिल है। उसमें जो खिलाड़ी हैं वो अपना दमखम दिखाएंगे और मैदान पर पहुंच करके कोशिशें यही रहेगी कि पदकों को जीता जाए। मुख्य आयोजन स्थल यहां पर ताऊ देवी लाल खेल परिसर रहेगा, जहां करीब 7,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की 6ठी सीट को लेकर के पेच फंसा है। भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के रूप में धनंजय महाड़ी को उतारा गया है और सीट पर शिवसेना ने संजय पवार को उम्मीदवार बनाया है। महाविकास आघाड़ी नेताओं का प्रस्ताव भाजपा को नामंजूर है। राकंपा के छगन भुजबल, शिवसेना के अनिल देसाई और साथ ही कांग्रेस के सुनील केदार शुक्रवार को भाजपा नेताओं से मिले। देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात उन्होंने की। महाड़ी को हटाकर संजय पवार को निर्विरोध जिताने का प्रस्ताव किया है और बदले में एक विधान परिषद सीट भारतीय जनता पार्टी को देने का प्रस्ताव है, लेकिन फडणवीस ने इस पर इनकार कर दिया। यही प्रस्ताव अघाड़ी के सामने भी रखा गया है। अगर संजय पवार बैठ जाएं तो विधान परिषद में एक सीट भाजपा देगी। भाजपा को धनंजय महाड़ी के जीतने की पूरी उम्मीदें हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो 6ठी सीट है उस पर अब समीकरण बिगड़ते हुए और पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात यहां महाराष्ट्र की कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की 6ठी सीट को लेकर के ये पेच फंसा है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, भाजपा ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में धनंजय महाड़ी को मैदान में उतारा है और इस सीट के लिए शिवसेना ने संजय पवार को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाविकास आघाड़ी नेताओं का प्रस्ताव भाजपा को नामंजूर है, जिसके अंतर्गत राकंपा के छगन भुजबल, शिवसेना के अनिल देसाई और कांग्रेस के सुनील केदार शुक्रवार को भाजपा नेताओं से मिले भी। देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से मुलाकात उनकी रही। महाड़ी को हटाकर संजय पवार को निर्विरोध जिताने का प्रस्ताव दिया और यही नहीं, बदले में एक विधान परिषद सीट भी भाजपा को देने का प्रस्ताव रहा, लेकिन फडणवीस ने इससे इनकार कर दिया। और यही सेम प्रस्ताव आघाड़ी के सामने जब रखा गया कि अगर संजय पवार बैठ जाएं तो विधान परिषद में एक सीट भाजपा को दी जाएगी, तो भाजपा ने धनंजय महाड़ी के जीतने की पूरी उम्मीद जाहिर की है और अभी उन्हीं के नाम पर जो चुनाव है उसको आगे 6ठी सीट पर लड़ने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं यूपी विधान परिषद की 13 सीटों के लिए जबरदस्त लॉबिंग। 100 सदस्यों की विधान परिषद में भाजपा के 66 सदस्य हैं, जिसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के 11 सदस्य हैं। विधान परिषद की 13 खाली सीटों पर 20 जून को चुनाव है। गुरुवार से 9 जून तक नामांकन का दिन, इसके अलावा 13 जून तक नाम वापसी का दिन रहेगा। योगी सरकार के 5 मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। इन मंत्रियों को विधान परिषद उम्मीदवार बना सकती है भाजपा और भाजपा को विधान परिषद में 13 में से 9 सीटें जीतने की उम्मीद भी है। तो देखिए, 20 जून को इस संबंध में चुनाव, जिसकी 9 तारीख से नामांकन दाखिल होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 13 तारीख तक नाम वापस लेने की तिथि रहेगी, लेकिन 100 सदस्यों के विधान परिषद में भाजपा के चूंकि 66 सदस्य वर्तमान में है। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों के लिए जबरदस्त लॉबिंग की बात करें तो वो शुरू हो गई है। इसके अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के 11 सदस्य विधान परिषद की 13 खाली सीटों पर आगामी 20 जून को चुनाव है। गुरुवार से 9 जून तक
नामांकन रहेगा। 13 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया हो सकती है। योगी सरकार के चूंकि 5 मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और इन्हीं मंत्रियों को विधान परिषद उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। भाजपा को विधान परिषद की 13 में से 9 सीटें जीतने की प्रबल उम्मीद है। कांग्रेस ने कश्मीर में पंडितों की सुरक्षा पर उठाए सवाल। मोदी सरकार से जम्मू कश्मीर में रणनीति स्पष्ट करने की मांग कांग्रेस पार्टी ने की। कहा, कश्मीर घाटी में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या का सिलसिला है वो चिंताजनक है। एआईसीसी ने कश्मीरी पंडित सांसद विवेक तनखा को आगे किया। विवेक तनखा ने शुक्रवार को कश्मीर मुद्दे पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि कश्मीर में फिर से 30 साल पहले जैसे हालात आ गए हैं। जनता के जनता के दुख दर्द को सरकार नहीं समझ रही है, सुखों से दूर है। सरकार को इस मुद्दे पर जारी करना चाहिए एक श्वेत पत्र। और उन्होंने ये भी कहा कि श्वेत पत्र में बाकायदा पूरा ब्यौरा होना चाहिए कि किस तरह से उनकी सुविधाओं के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तौर पर सरकार आगे योजनाएं बना रही है। चूंकि कश्मीर में फिर से जेनोसाइड के हालात बने हैं, 30 साल के बाद फिर वैसे ही हालात बने जो कि 30 साल पहले थे। लगातार लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, मासूम लोगों पर हत्या उनकी की जा रही है। विवेक तनखा को आगे किया और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी उन्होंने दी। एआईसीसी में कश्मीरी पंडित हैं सांसद विवेक तनखा, जिन्हें आज आगे किया गया। इसके अलावा चूंकि देखिए, कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला इन दिनों जारी है और वो चिंताजनक भी है। देश भर में एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भी यहां पर केंद्र सरकार से रणनीति स्पष्ट करने की मांग करते हुए नजर आई और इसी को लेकर एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात भी आज उनके द्वारा रखी गई। तो इस बार कश्मीर में हत्याओं के पीछे कौन है पता नहीं। नवाक दल में सरकारी स्कूल की लाइब्रेरियन के पास फोन आया। सरकार की तरफ से फोन, क्या आपको तबादला करवाना है? लाइब्रेरियन के पति सुशील पजनू ने इंडियन एक्सप्रेस को इसमें जानकारी दी। बताया कि उस समय बहुत बढ़ गई थी पुलिस और सुरक्षा बलों की गश्त भी। सुशील पजनू की लाइब्रेरियन पत्नी ने तबादले से इनकार कर दिया था। 1990 में कश्मीर घाटी को छोड़कर पजनू परिवार के कई सदस्य चले भी गए थे, लेकिन सुशील पजनू नहीं गए। अभी भी नवाकदल में पैतृक घर में ही उनका निवास है, लेकिन इस बार जो घाटी छोड़कर नहीं गए उनमें डर फैला है। पंडितों में ही नहीं बल्कि प्रवासी मजदूरों में भी दहशत का माहौल है। चूंकि मजदूरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। समझ में वहां पर लोगों को ये नहीं आ रहा कि फिर से हत्याओं के सिलसिले को शुरू करने वाला ये दहशतगर्द कौन है। जिस तरह से घाटी में इन दिनों में आतंक की वारदातें बढ़ी हैं, 30 से 32 साल पुराना जो एक बार पुराना जो वाकया और पुराने दर्द फिर एक बार हरे हो गए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और बात यहाँ पर कर रहे हैं उस समय के सुशील पजनू से जुड़े हुए केस की, जब उनकी पत्नी जो कि एक लाइब्रेरियन है, उन्हें बाकायदा एक फोन कॉल आती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ट्रांसफर करवाने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त मना कर दिया। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य वहां से उस वक्त मूव कर गए थे, चले गए थे। अब चूंकि फिर से ये वारदातें बढ़ी है, सुशील पजनू के परिवार को अब भय फिर से सताने लगा है, क्योंकि इस बार जो घाटी छोड़कर नहीं गए उनमें डर फैला है। पंडित ही नहीं है, इसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, क्योंकि हाल ही में 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, जिसमें से एक की दर्दनाक मौत भी हो गई। दहशत देखिए सभी में है। समझ में नहीं आ रहा कि किसने एक बार फिर से इन हत्याओं के सिलसिले को शुरू किया। दशहरे पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की घोषणा। दशहरे पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा। अब अपने पुत्र केटी रामाराव को तेलंगाना सरकार की जिम्मेदारी वो सौंप सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हैं केटी रामाराव। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ये बदलाव लागू हो सकता है और चुनाव में बड़े पैमाने पर युवा उम्मीदवारों को उतारने की संभावनाएं बन रही है। तो 2023 के चुनाव में अपने पुत्र को जिम्मेदारी देने की जानकारी है। आपको जानकारी साथ ही दे दें कि दशहरे पर, इस साल के दशहरे पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश चंद्रशेखर राव कर सकते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की घोषणा कि दशहरे पर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश वो कर सकते हैं। ये घोषणा उनके द्वारा सामने आई। अपने पुत्र केटी रामाराव को तेलंगाना की सरकार सौंपेंगे और उसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में जो उनकी सक्रियता है वो दशहरे के दिन से बढ़ जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में उनके पुत्र केटी रामाराव है। 2023 के विधानसभा चुनावों में ये नए बदलाव लागू हो सकते हैं, ऐसे संकेत उनकी ओर से, और चुनाव में बड़े पैमाने पर युवा उम्मीदवारों को उतारने की संभावना भी इस बयान के बाद में प्रबल हो गई।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं बन सकती भाजपा का विकल्प। अगर 2024 में चुनाव में भाजपा को हराना है तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। आगे ये भी कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ में विपक्षी मोर्चा बनाना चाहिए। दरअसल नासिक में पत्रकारों से बात पृथ्वीराज चव्हाण कर रहे थे और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस को खुले तौर पर समर्थन देना चाहिए और क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ में विपक्षी मोर्चा बनाना चाहिए। ये बात उन्होंने नासिक में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हैं, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आज के समय में कोई विकल्प है, कोई मजबूत विकल्प है तो वो कांग्रेस है और आने वाले चुनावों में अगर भाजपा को हराने की मंशा रखते हैं क्षेत्रीय दल भी, क्षेत्रीय पार्टियां भी, तो कांग्रेस के समर्थन में आगे आना चाहिए और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व में मिलकर क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्षी मोर्चा बनाना चाहिए। भाजपा की 2020-21 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट, भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में भारी कमी आई है। 2019-20 में भाजपा ने 2555 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया था। चुनावी फंड था जो उन्हें जुटाया था, जिसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए 70% राशि मिली थी। 2021-22 में भाजपा को चुनावी बॉन्ड में सिर्फ 22 करोड़ रुपए मिले। चुनावी फंड 3623 करोड़ से घटकर के 752 करोड़ पहुंच गया। एक भारी गिरावट हुई। 2013-14 के बाद से पहली बार इतना कम चुनावी फंड हुआ है। इससे पहले 2015 और 16 की अगर हम बात करें तो चुनावी फंड 1000 रुपए से कम था। कोविड महामारी को बताया जा रहा है फंड में कमी का कारण। भाजपा ने चुनाव आयोग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की है और आने वाले चुनावों को देखते हुए किस तरह से चुनावी फंड को इंक्रीज किया जाए उस पर भी रणनीति बनाने की कोशिश। क्योंकि देखिए एक भारी गिरावट हुई है 2013-14 के बाद में सबसे कम जो आंकड़ा है चुनावी फंड का वो इस बार रहा। क्या कमी रही और फिलहाल जो कमी है वो खुले तौर पर कोविड महामारी और कोविड पैंडेमिक को बताया जा रहा है कि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो चुनावी फंड है उसके ग्राफ में इतनी कमी आई, लेकिन आने वाले चुनावों को देखते हुए किस तरह से उसे इंक्रीज किया जाए इस पर भी रणनीति बनाने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग को अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को लेकर निर्देश। इनकी सीमा से किलोमीटर के दायरे में खनन और निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। नेशनल पार्क सेंचुरी की सीमा से किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन से बनाया गया है। वन क्षेत्र में खनन की अनुमति की मांग करने वाली याचिका का निपटारा भी। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन में खनन और पक्के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात, उन जगहों के लिए जहां पर नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं, जिनकी सीमा से अब 1 किलोमीटर तक के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन का अर्थ है कि इस 1 किलोमीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, कोई खनन नहीं हो सकता, माइंस वहां पर नहीं हो सकती, अगर है तो वहां माइंस में एक्टिवली कार्य नहीं कर सकते। वन क्षेत्र में खनन की अनुमति की मांग करने वाली याचिका का निपटारा इस मामले में हो गया है, जिसमें इको सेंसिटिव जोन में खनन और पक्के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है। एक बड़ी खबर वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी और वन्यजीव सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों को लेकर के निर्देश दिए हैं, जिनकी सीमा से अब 1 किलोमीटर के दायरे में खनन या फिर किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है। नेशनल पार्क इसकी श्रेणी में आएंगे, सेंचुरीज इसके दायरे में आएगी, जिनकी सीमा से 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन, यानी कि इसका अर्थ है कि वन क्षेत्र में अब इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत अगर कोई खनन का कार्य है तो वो नहीं हो सकता। पक्का निर्माण भी इस सेंसिटिव जोन में नहीं हो पाएगा। नागालैंड के मंत्री को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? नागालैंड भाजपा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना की शिकायत। नागालैंड पुलिस की साइबर क्राइम शाखा से शिकायत उन्होंने की। उन्हें कोई डॉक्टर्ड एडल्ट वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। किसी ने अश्लील वीडियो में उनका चेहरा लगाया है। वीडियो वायरल नहीं करने के लिए भारी धनराशि भी मांग रहा है सवाल, और अब साइबर टीम इस पर कार्य कर रही है। साइबर शाखा से उन्होंने शिकायत की है। उन्होंने बताया कि कोई डॉक्टर्ड एडल्ट वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने एडिटिंग के जरिए उनके चेहरे को अश्लील वीडियो पर लगाया है और वीडियो वायरल नहीं करने के लिए भारी धनराशि की मांग कर रहा है। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा केस है, जिसकी शिकायत भी अब उन्होंने नागालैंड पुलिस की साइबर क्राइम की शाखा से की है। मामला दरअसल देखिए नागालैंड के भाजपा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना से जुड़ा हुआ है। उनकी शिकायत
कि नागालैंड पुलिस के साइबर क्राइम शाखा में जिस तरह से उन्होंने अपनी याचिका, अपनी शिकायत पेश की, उसके अंतर्गत कोई डॉक्टर एडल्ट वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। शख्स ने अश्लील वीडियो में उनके चेहरे को लगाया है और वीडियो को वायरल नहीं करने के लिए भारी धनराशि की मांग भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक फिल्म में मुख्यमंत्री की भूमिका में भूपेश बघेल, जी हां, बालोद जिले के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे और वहां पास ही एक निषाद समुदाय पर बनी इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मछली पालन के जरिए मछुआरों का विकास किस तरह से हुआ। फिल्म निर्माताओं ने भूपेश बघेल से अनुरोध किया फिल्म में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने के लिए और वो तैयार हो गए। इस पर भूपेश बघेल ने पानी में जाल फेंकते हुए दृश्य का फिल्मांकन उन पर किया गया। शूटिंग के दौरान एक ही टेक में ये दृश्य पूरा हो गया। देखिए, एक रोचक जानकारी उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई भी यहाँ पर जब एक जगह पर पहुंचे थे किसी काम से, तो वहाँ पास ही में निषाद समुदाय पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म को बेस रखा गया था मछली पालन के जरिए मछुआरों पर हुए विकास पर। जब वहाँ पर निर्माताओं ने उनसे बात की, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुख्यमंत्री की भूमिका है जिसमें भूपेश बघेल रोल अगर कर सके तो बेहतर होगा। इस पर उन्होंने एक ही बार में हाँ भी कही और ना सिर्फ हाँ कही, पानी के अंदर जाल फेंकने से लेकर के एक जो दृश्य था वो भूपेश बघेल ने उस पर अपने आप को फिल्माया भी, उन पर वो दृश्य फिल्माया गया, जिसके बाद मात्र एक ही टेक में वो दृश्य टेक पास हो गया और निषाद समुदाय पर बनी फिल्म में अब आप देख पाएंगे जब ये फिल्म रिलीज होएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसमें एक भूमिका में, चंद सेकंड की भूमिका, जिसमें मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए जब उन्हें बनाया गया तो पानी में जाल फेंकते हुए एक दृश्य का फिल्मांकन उन पर हुआ और शूटिंग के दौरान मात्र एक ही टेक में ये दृश्य पूरा हो गया। इंडिया टुडे की आवरण कथा, मंदिर वापसी का आंदोलन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर का बयान, एक आंदोलन के जरिए बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया था, अदालती आदेश से उसे घोषित किया गया था राम जन्मभूमि। अब ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर की कानूनी लड़ाई है। ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है। अदालतों को इस सिलसिले पर रोक लगाने की जरूरत है। तो इंडिया टुडे में ये लेख जिसके अंदर जिक्र किया गया है ना सिर्फ बाबरी का, ना सिर्फ बाबरी भूमि का, बल्कि राम मंदिर का भी, और राम मंदिर से लेकर के अब ज्ञानवापी और मथुरा तक की बयान, जिसमें लिखा है, कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर के बयान के अंतर्गत लिखा गया है कि एक आंदोलन के जरिए पहले बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया था, अदालती आदेश आया, उसे घोषित किया गया राम जन्मभूमि। एक लंबे समय के विवाद के बाद अब ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदों को लेकर के कानूनी लड़ाई सामने आई है। एक सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अदालतों को इस सिलसिले पर रोक लगाने की जरूरत है। इंडिया टुडे की आवरण कथा, मंदिर वापसी का आंदोलन, एक अप्रत्याशित संकट में सर के बल खड़ा है भारतीय गणतंत्र। अचानक आसमान से कोई स्थायी सी सुलगती आपदा धधकने को तैयार है। काशी के ज्ञानवापी विवाद ने बर का छत्ता जो था उसे छेड़ दिया है, जो कि 2019 के अयोध्या फैसले के बाद खत्म होता हुआ लग रहा था। हिंदू जनजागृति समिति ने देश की 1862 मस्जिदों की सूची बनाई है, जहां हिंदुओं की तरफ से पूजा अर्चना करने का दावा भी किया गया, जहां पर यह दावा भी है कि सिर्फ एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया और उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। 1991 में बने पूजा स्थल विशेष प्रावधान को अदालत में चुनौती, कलह के माहौल में इस कानून के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। एक और आवरण इंडिया टुडे में ये रहा, जिसके अंतर्गत भी बात यहाँ पर की गई कि अचानक से कोई अप्रत्याशित मुसीबत देश में राजनीतिक हालातों को देखकर आ सकती है, जो कि उन्होंने ये भी उसमें जिक्र किया कि अचानक से कोई स्थायी सी सुलगती आपदा धधकने को तैयार है। मुद्दा यही है कि देश भर में जिस तरह से धार्मिक जगहों को लेकर के विवाद की स्थिति बनी है, काशी के ज्ञानवापी विवाद ने एक बार फिर से जो अयोध्या फैसले के बाद खत्म होता हुआ गैप था उसे भरने लगा है। और हिंदू जनजागृति समिति ने देश में 1862 मस्जिदों की सूची बनाई है, ये जिक्र। उसके बाद उसमें लिखा गया कि हिंदुओं की तरफ से पूजा अर्चना करने वाला दावा, सिर्फ एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया, उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। और 1991 में जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, पूजन स्थल विशेष प्रावधान का एक्ट, 1991 का वर्कशिप एक्ट, जिसको लेकर के अदालत में चुनौती करने के माहौल पर इस कानून के अस्तित्व पर खतरा भी मंडराने लगा है। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय डोंट गो लुकिंग, ज्ञानवापी विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान स्वागत योग्य है। मोहन भागवत ने
समाज में संतुलन बनाने की बात, भाषा, पूजा, पंथ और प्रांत की विविधता का सम्मान करने की बात कही। हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना, रोज का एक झगड़ा क्यों बढ़ाना, अयोध्या के बाद अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। क्या भाजपा का नेतृत्व भागवत की सीख मानने के लिए तैयार है? एक बड़ा सवाल, चूंकि इससे स्पष्ट होगा कि भाजपा में सरसंघचालक का कितना महत्व है। मोहन भागवत जिनका बयान सामने, और उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से माहौल बना है, हर एक मंदिर में शिवलिंग ढूंढने से आंदोलन करने की गति हम नहीं पकड़ने वाले, क्योंकि अयोध्या के बाद अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। एक बड़ा बयान अपने आप में इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डोंट गो लुकिंग, इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय, उसमें उनका बयान। उन्होंने कहा कि भागवत जिस तरह मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा कि हर एक मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढना या फिर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को तलाशना, दीवारों पर उकेरे हुए चित्रों को खोजना, इस आंदोलन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चूंकि राम मंदिर के समय आंदोलन किया गया था, जिसका फल भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी में सरसंघचालक का कितना महत्व है। उनके एक बयान के बाद में क्या आगे देखने को मिलता है।